नमस्कार। आज हम 1857 के इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दौर के तूफानी दिनों की एक बहुत ही करीबी तस्वीर दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है चर्बी वाले कारतूसों से और पहुंचती है दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे तक और फिर अंग्रेजों के उस बर्बर पलटवार तक। आज की इस गहरी चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिपाहियों का एक छोटा सा इनकार एक इतनी बड़ी बगावत में आखिर कैसे बदल गया और क्यों दिल्ली ही इस पूरे संग्राम का दिल बन गई। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है। ये उस दौर की नब्ज़ को पकड़ने की एक कोशिश है। वो चर्बी वाला कारतूस, वो सिर्फ एक कारतूस नहीं था। वो सालों से दबे हुए गुस्से का, अपमान का, शिकायतों का एक प्रतीक बन गया था। विद्रोहियों के लिए दिल्ली पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। और इसीलिए अंग्रेजों के लिए दिल्ली को वापस जीतना सिर्फ एक शहर को जीतना नहीं था, बल्कि उस हिम्मत को कुचलना था। इस पूरी कहानी में जो हिंसा और बदले की आग दिखती है, वो उस दौर के तनाव को बहुत साफ सिखाती है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत चर्बी लगे कारतूसों से। स्रोत बताते हैं कि जनवरी 1857 में दमदम छावनी में सिपाहियों ने इन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अफवाह थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हाँ, और ये सिर्फ एक अफवाह की तरह नहीं, बल्कि एक सोची समझी बेइज्जती की तरह महसूस हुई। देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये एक ऐसा हमला था जो दोनों बड़े समुदायों के धर्म पर सीधा चोट कर रहा था। सिपाही पहले से ही कई वजहों से नाराज थे। कम तनख्वाह, भेदभाव और ये डर कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये कारतूस उस डर की एक तरह से जीती जागती शक्ल बन गया। और ये आग बहुत तेजी से फैली। दमदम के बाद 26 फरवरी को बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। मतलब अपनी ही सेना अपनी ही अफसरों के खिलाफ हो रही थी। बिल्कुल। और ये खबरें एक छावनी से दूसरी छावनी पहुंच रही थीं। उस दौर में छावनियों के बीच एक अनौपचारिक नेटवर्क था। सिपाही एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। साधु और फकीर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए खबरें फैला रहे थे। अंग्रेज इस अंदरूनी संचार को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन असल में जमीन के नीचे एक आग सुलग रही थी जो जुड़ी हुई थी। और इसी सुलगती हुई आग को पहली बड़ी लपट मिली मंगल पांडे से। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने जो किया वो सिर्फ इनकार नहीं था, वो एक खुली चुनौती थी। उन्होंने न सिर्फ कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया, बल्कि अपने साथियों को बगावत के लिए ललकारा और फिर अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली भी चलाई। हाँ, हालांकि निशाना चूक गया, लेकिन अंग्रेजों की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सख्त थी। उन्होंने इसे एक मिसाल बनाने की सोची। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और उनकी पूरी 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। पूरी रेजिमेंट को? जी हाँ, पूरे की पूरी रेजिमेंट। इसका मकसद था बाकी सिपाहियों में डर पैदा करना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने एक विद्रोही को फांसी दी, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें एक शहीद के रूप में देखा। इस घटना ने मंगल पांडे को एक किंवदंती बना दिया। स्रोत में यह भी लिखा है कि वो गाजीपुर, जो अब बलिया का हिस्सा है, के रहने वाले थे। बिल्कुल। और ये आग ये अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर 1 महीने बाद मेरठ में इसे भड़कने के लिए बस एक और चिंगारी की जरूरत थी। 24 अप्रैल को वहां घुड़सवार सेना के 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। और इस बार अंग्रेजों ने उन्हें सजा देने का एक बहुत ही अपमानजनक तरीका चुना। उन 85 सिपाहियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। और सिर्फ सजा नहीं, उन्हें पूरी छावनी के सामने जलील किया गया। उनके कपड़े उतरवाए गए, उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया। ये उनकी इज्जत पर हमला था। और जब हजारों भारतीय सिपाही ये देख रहे थे तो सब्र का बांध टूट गया। और अगले ही दिन 10 मई 1857 मेरठ में खुला विद्रोह हो गया। सिपाहियों ने अपने अफसरों पर गोलियां चलाईं, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और फिर उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। लेकिन यहां एक बात हैरान करती है। स्रोत बताते हैं कि मेरठ में तैनात अंग्रेज अधिकारी जनरल हैबिट, उसके पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, एक बड़ी ताकत। फिर भी उसने इस तूफान को रोकने का प्रयत्न ही नहीं किया। ये क्या था? नाकामी या अंग्रेजों का घमंड?
मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। एक तो वो इस विद्रोह की तेजी को देखकर हक्के बक्के रह गए, उन्हें ऐसी किसी चीज की उम्मीद ही नहीं थी। और दूसरा, हाँ, एक तरह का नस्ली घमंड भी था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारतीय सिपाही इतने बड़े पैमाने पर संगठित हो सकते हैं। जनरल हैबिट की निष्क्रियता अंग्रेजों की उस बहुत बड़ी गलतफहमी का सबूत है। वो इसे एक और स्थानीय गदर समझ बैठे, जबकि ये एक इनकलाब की शुरुआत थी। और ये विद्रोही सिपाही सीधे पहुंचे दिल्ली। 11 मई की सुबह वो दिल्ली में दाखिल हुए और 12 मई तक उन्होंने शहर पर लगभग पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उन्होंने सीधे लाल किले का रुख किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, जो उस वक्त सिर्फ नाम के बादशाह थे, उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। दिल्ली जाना सिर्फ एक रणनीतिक चाल नहीं थी, ये एक तरह से वक्त में पीछे जाने की कोशिश थी। वो अंग्रेजी राज को मिटाकर उस दौर में लौटना चाहते थे जब सत्ता का केंद्र दिल्ली थी, लाल किला था। बहादुर शाह जफर भले ही बूढ़े और कमजोर थे, लेकिन उनका नाम उस पहचान का प्रतीक था। उन्हें शहंशाह घोषित करके इस सैन्य विद्रोह को एक राजनीतिक जामा पहना दिया गया। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात है। तो बहादुर शाह जफर चेहरा तो बन गए, लेकिन क्या सत्ता की असली बागडोर उनके हाथ में थी? दिल्ली में इस विद्रोह को असल में कौन चला रहा था? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। जफर सिर्फ एक प्रतीक थे, एक चेहरा। असली फैसले एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा था, और सैन्य कमान जिसके हाथ में थी वो थे जनरल बख्त खान। वो बरेली से विद्रोही सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे थे। वो एक अनुभवी तोपची थे और उन्होंने ही असल में अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली की सुरक्षा को मंजूम किया। तो कह सकते हैं कि बादशाह नाम के शासक थे और बख्त खान काम के। दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे की खबर जैसे ही फैली, पूरे उत्तर भारत में बगावत की लहर दौड़ गई। लेकिन अंग्रेज भी, वो भी सदमे से उभर रहे थे और पलटवार की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि जब तक दिल्ली विद्रोहियों के पास थी, तब तक विद्रोह जिंदा था। दिल्ली एक चुंबक की तरह थी जो पूरे देश के विद्रोहियों को अपनी ओर खींच रही थी। अंग्रेज जानते थे कि अगर इस चुंबक को नहीं तोड़ा गया तो उनका राज खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिल्ली पर लगा दी। और इस ताकत को जमा करने के लिए उन्होंने पंजाब से सेना बुलाई। यहाँ एक अहम बात सामने आती है जो स्रोत में बताई गई है। अंग्रेजों ने कश्मीर के महाराजा और पटियाला, नाभा और जींद के सिख राजाओं से भी मदद ली। हाँ, और ये हमें 1857 की लड़ाई की एक और परत दिखाता है। ये सिर्फ भारतीय बनाम अंग्रेज की सीधी लड़ाई नहीं थी, इसमें भारतीयों के बीच की अपनी निष्ठाएं भी शामिल थीं। पंजाब के सिख शासकों के लिए मुगल शासन एक पुराने दुश्मन की तरह था, उनके लिए अंग्रेज एक बेहतर विकल्प थे। अंग्रेजों ने इन विभाजनों का बहुत होशियारी से फायदा उठाया। तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली को घेर लिया और आखिरकार 14 सितंबर 1857 को निर्णायक हमला शुरू हुआ। हमले का नेतृत्व कर रहा था एक बहुत ही आक्रामक अफसर, जॉन निकलसन। उसने कश्मीरी गेट को तोपों से उड़ाकर शहर में घुसने का रास्ता बनाया। वो लड़ाई 6 दिनों तक चली। शहर की गलियों में, घरों में जबरदस्त जंग हुई। विद्रोही सिपाही बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके पास अंग्रेजों जैसे संसाधन और संगठन नहीं थे। आखिरकार 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से दोबारा कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में जॉन निकलसन भी मारा गया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। दिल्ली की जीत के बाद जो हुआ वो शायद लड़ाई से भी ज्यादा भयानक था। स्रोत उसे भयंकर नरसंहार कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये एक सबक सिखाने की कोशिश थी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने खुद लिखा था कि दिल्ली को वापस जीतने के बाद अंग्रेजी फौज ने जो किया उसे बयान करने के लिए लफ्ज नहीं है। इस बार जो कत्लेआम हुआ वो नादिर शाह के हमले से भी ज्यादा भयानक था। सोचिए, एक अंग्रेज गवर्नर ये बात कह रहा है। मकसद था दिल्ली वालों के दिल में हमेशा के लिए दहशत बिठा देना। और उस समय के महान शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही मौजूद थे। उन्होंने जो लिखा है उसे पढ़कर रूह कांप जाती है। उन्होंने लिखा, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बादा है। मतलब एक शायर के पास अपनी ही दिल्ली का हाल बताने के लिए शब्द कम पड़ गए। ये उस तबाही का सबसे सच्चा बयान है। आम नागरिकों को हजारों की तादाद में मारा गया, शहर को लूटा गया। ये एक उन्माद था, बदले की एक ऐसी आग जिसने इंसानियत को जलाकर राख कर दिया। और शाही परिवार का जो हश्र हुआ वो भी उतना ही दुखद था।
अंग्रेज अफसर विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। इसमें उनकी मदद बादशाह के ही एक रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने की। बादशाह और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और सजा यहीं खत्म नहीं हुई। हडसन ने बादशाह के 2 बेटों और 1 पोते को गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली गेट के पास, जिसे आज खूनी दरवाजा भी कहते हैं, बिना किसी मुकदमे के गोली मार दी। ये एक सोचा समझा कदम था। ये विद्रोह के प्रतीक, मुगल वंश को पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश थी। और जनरल बख्त खान, जो दिल्ली में विद्रोह के असली कमांडर थे, उनका क्या हुआ? बख्त खान दिल्ली से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। वो लखनऊ गए और वहां विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ते रहे। आखिरकार मई 1859 में लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो चर्बी वाले कारतूस पर शुरू हुआ एक विरोध मेरठ में एक बड़े विद्रोह में बदला। इन विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके एक राष्ट्रीय प्रतीक हासिल किया, लेकिन अंग्रेजों ने निर्ममता से पलटवार किया। भारतीय शासकों की मदद से दिल्ली को वापस छीना और उसके बाद भयानक हिंसा का एक ऐसा दौर चला जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, दिल्ली की ये कहानी दिखाती है कि कैसे विद्रोह एक शक्तिशाली प्रतीक को जन्म दे सकता है। दिल्ली का कब्जा विद्रोह की सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यही कामयाबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि उसने अंग्रेजों को एक साफ निशाना दे दिया। दिल्ली में हुई हिंसा और शाही परिवार के अंत ने ब्रिटिश शासन के चरित्र को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया और आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। हमारे स्रोतों में एक बात बार बार उभर कर सामने आती है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए पटियाला, नाभा और जींद जैसे भारतीय शासकों की मदद ली। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। 1857 की ये लड़ाई क्या सच में एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम थी, या ये अलग अलग समूहों की अपनी अपनी लड़ाइयों का एक जमावड़ा थी, जहां निष्ठाएं और दुश्मनियां पल पल बदल रही थीं? इन शासकों ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? क्या ये सिर्फ मौका परस्ती थी, या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक वजहें थीं? ऐसा लगता है कि इस कहानी में जितने जवाब हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल हैं।